Hello everyone, Assalamu alaikum. I'm here again with my next video. तो हम बात कर चुके हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था एंडो मेमोरी सिस्टम के बारे में। तो उसमें 4 सिस्टम आते हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं सेल में और वर्क भी एक साथ ही करते हैं इंटरकरेक्टली। तो उसमें मैंने आपको 2 बता चुकी हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी apparatus। आज तीसरे की बारी है, लेकिन उसको शुरू करने से पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद जो फूड होता है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके डाइजेस्ट होता है, फिर इंटेस्टाइन के थ्रू अब्जॉर्ब होता है फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन, ऑल ऑफ दैट। तो अगर मैं उसके अलावा कहूँ कि उस जो मेन डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अलावा भी हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पाए जाते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आज मैं बात करने जा रही हूँ उसी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। मैकेनिज्म है बेसिकली, लेकिन ये बॉडी के पूरे हिस्से में पाया जाता है, ना कि सिर्फ एक जगह। जैसा हमारा ये पूरा ट्रैक है, तो इसको इसके अलावा ये पूरी बॉडी में पाया जाता है, हर सेल में। ये सेल का भी जो हमारा मेन डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो तो हमारी बॉडी पूरी बॉडी का ख्याल रखता है, लेकिन एक अपना सेल का भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव मैकेनिज्म होता है। और वो किससे होता है? लाइसोसोम। जी हाँ, ये डाइजेस्टिव मैकेनिज्म होता है एक सेल के अंदर, और हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। तो ये हर सेल में पाए जाते हैं, जो कि बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को, या फिर कोई कैंसर की सेल होती है, या फिर कोई ऐसा प्रोटीन लिपिड्स कोई भी चीज डिग्रेड करनी होती है, तो वो यहाँ पे डिग्रेड होता है, यहाँ पे उसको डाइजेस्ट किया जाता है। हम पहले बात करेंगे इसकी डिस्कवरी की। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन ड्यू Christian de Deuve in 1950s। साइज कैसा होता है? रेंज फ्रॉम 0.1 टू 1.2 माइक्रोमीटर। होता कैसा है, मतलब क्या होता है? तो जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट है जिसमें 4 ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। उन 4 ऑर्गेनल्स में ये एक होता है पार्ट ऑफ ए एंडोमेम्ब्रेन मेम्ब्रेनी नॉट मेम्ब्रेनी मेम्ब्रेन system, and contains, last but not the least, contains digestive system. Oh no, digestive enzymes। डाइजेस्टिव एंजाइम में बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, जिसकी मैं लास्ट में क्लासिफिकेशन बताऊंगी, आगे चल के हम बात करेंगे वीडियो में। तो उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जो अलग अलग टाइप के लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स, लाइक न्यूक्लिक एसिड, बहुत सारा सल्फेट, फॉस्फेट ग्रुप, इन सबको डिग्रेड करा जाता है वेसिकल के अंदर, लाइसोसोम के अंदर। और इसके बाद और आगे चल के बहुत सारी बातें बताऊंगी इसके बारे में।
इसके बाद आती है स्ट्रक्चर की, ये वर्क कैसे करता है। तो स्ट्रक्चर तो ऐसी पाई जाती है, और वर्क कैसे करता है। जो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट इज एसिडिक देन is acidic than साइटोसोल। साइटोसोल थोड़ा एल्कलाइन या बेसिक हो जाता है। वन। तो इंटरनल एनवायरनमेंट ऐसा होता है, और वर्क कैसे करता है। मान लीजिए ये एक वेसिकल है, ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम का वेसिकल। तो यहाँ पे तो एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स, लिपिड, कार्ब्स, फैट्स एंड विटामिन सब यहाँ पे डिग्रेड होते हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट तो एसिडिक होता है साइटोसोल के मुकाबले। साइटोसोल ज्यादा एल्कलाइन या बेसिक हो जाता है, तो यहाँ पे डिग्रेड होता है अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है मेम्ब्रेन पे। अब सवाल ये आता है कि मेम्ब्रेन जो होती है वेसिकल की, वो खुद एक लिपिड की बनी हुई होती है। तो अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, वो लिपिड, वेसिकल के लिपिड्स को, मेम्ब्रेन के लिपिड्स को क्यों डिग्रेड नहीं करते। अपने ही मेम्ब्रेन के लिपिड्स को क्यों डिग्रेड नहीं करते, उनको क्यों डाइजेस्ट नहीं करते। तो इसका सवाल है, मेम्ब्रेन पे एक ग्लाइकोसिडिक मेम्ब्रेन ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है विच इज ग्लाइकोसिलेटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये अपने ही जो लाइसोसोम का वेसिकल होता है, अपने ही मेम्ब्रेन को डिग्रेड करने में उनको रोकते हैं, डिग्रेड होने से रोकते हैं। क्योंकि मेम्ब्रेन भी तो लिपिड्स की बनी होती है, तो इसमें जो एंजाइम लिपिड्स को डिग्रेड करने के लिए होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए होते हैं, वो अपने मेम्ब्रेन के लिपिड्स को भी तो डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसको बचाने के लिए ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोसिलेटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन पाया जाता है इसकी मेम्ब्रेन पे। अंदर की बात हो गई कि अंदर कैसे डिग्रेड होता है, मेम्ब्रेन की बात हो गई, तो बाहर। अब फिर सवाल ये आता है कि अगर यहाँ पे एक होल हो जाए और लीकेज होने लगे, डाइजेस्टिव एंजाइम जो अंदर है वो बाहर साइटोसोल में आ जाए, तो बाहर के जो ऑर्गेनल्स हैं उन पे फर्क पड़ेगा। उनके जो लिपिड से हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तो उन पे कोई फर्क पड़ेगा। राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं साइटोसोल में, जो फ्लोट होते हैं। तो वो क्या, जो अंदर के एंजाइम बाहर लीक हुए, वो बाहर के जो प्रोटीन और आरएनए, डीएनए हैं, और बहुत सारी चीजें साइटोसोल में पाई जाती हैं, लिपिड्स, तो उनको भी डिग्रेड करेंगे। इसका जवाब है साइटोसोल का पीएच एल्कलाइन होता है। अंदर के मुकाबले, वेसिकल के अंदर के मुकाबले साइटोसोल का जो पीएच होता है वो थोड़ा एल्कलाइन ही बेसिक होता है। तो यहाँ के जो एंजाइम है, जो इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं। तो बाहर आके वो ज्यादा असर नहीं करते हैं, आसपास के जो ऑर्गेनल्स है उन पे ज्यादा असर नहीं कर पाते, एल्कलाइन पीएच होने की वजह से। हाँ, एक और बात आ जाती है कि दो टाइप के प्रोटीन्स या कोई भी चीज आती है। एक तो इंटरसेल्यूलर आती है, एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर आती है। इंटरसेल्यूलर में जो होता है, जो सेल के अंदर होते हैं, तो वो उनको कैसे डिग्रेड करता है, और जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो सेल्स के बाहर से आते हैं, उनको कैसे डिग्रेड करता है। दोनों को अलग अलग टाइप से करता है। पार्टिकल्स में लिपिड्स आ गए, प्रोटीन्स आ गए, विटामिन आ गए, कार्ब्स आ गए, फैट्स आ गए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कैसे डाइजेस्ट होती है लाइसोसोम में आके।
एक तो होता है इंटरसेल्यूलर, इंटरसेल्यूलर, और एक होते हैं एक्स्ट्रासेल्यूलर। इंटरसेल्यूलर कैसे डाइजेस्ट करते हैं? ऑटोफेजी से। और एक्स्ट्रासेल्यूलर एंडो साइटोस एंडोस एंडो। इंटरसेल्यूलर कैसे रिसीव करते हैं? ऑटोफेजी से। और एक्स्ट्रासेल्यूलर कैसे रिसीव करते हैं? एंडोसाइटोसिस से। दो टाइप के रिसीवमेंट होते हैं पार्टिकल के, एक जो सेल के बाहर से आ रहे हैं और जो सेल के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे इंटरसेल्यूलर जो सेल के अंदर होते हैं वो ऑटोफेजी से आते हैं, और जो सेल के बाहर से आते हैं वो एंडोसाइटोसिस से आते हैं। इसके बाद बात आ जाती है फॉर्मेशन की, कि कैसे फॉर्म होता है। फॉर्मेशन कहाँ से शुरुआत होगी, कहाँ पे खत्म होता है, या कहाँ से आगे को ट्रांसपोर्ट करता है? तो सबसे पहले ये बनता है ईआर से, फॉर्म फ्रॉम ईआर। फिर ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर टू गोल्जी। फिर आगे जाके वहां पे टैग होता है गोल्जी apparatus में, टैग्ड विद जो भी मॉडिफिकेशन गोल्जी apparatus में होती है उसमें, वेसिकल में, टैग्ड विद। यहाँ पे एग्जांपल दूंगी मैं, नैनोस 6 फॉस्फेट। फिर उसके बाद वहां से फ्यूज होता है एंडोसोम में, फ्यूज विद एंडोसोम्स। फिर वहां से मिच्योर इनटू टर्न इनटू मिच्योर एंडोसोम्स, टर्न इनटू मिच्योर एंडोसोम। फिर वहां से, अब जैसे मैंने बात की थी कि इंटरनल एनवायरनमेंट एसिडिक होता है, जो तो जो वेसिकल में लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, तो वो एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं। तो जो एंडोसोम में, मैच्योर एंडोसोम में तब्दील हो जाते हैं, तो उनका एसिडिक होना भी जरूरी है। तो जो प्रोटोन आयंस होते हैं उसके साइटोसोल के, वो अब वेसिकल में दाखिल हो जाते हैं। इंटर इंटरनल एनवायरमेंट इंटरनल एनवायरमेंट टर्न इनटू एसिडिक cause of movement of H+। जो प्रोटॉन होते हैं साइटोसोल में, वो अंदर वेसिकल में दाखिल हो जाते हैं, तो इंटरनल मीडियम जो होता है एनवायरनमेंट, वो एसिडिक हो जाता है, जिससे कि डाइजेस्टिव एंजाइम वर्क कर सके अंदर। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम
एक्टिवेट्स, एक्टिवेट्स। जो अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो इंटरनल मीडियम के एसिडिक होने की वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलिटिक भी कहा जाता है उन्हें। फिर आगे जाके वो एक मेच्योर लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, टर्न इनटू मेच्योर लाइसोसोम। तो ये पूरा एक पाथ है। यहाँ से गोल्जी, गोल्जी से वहाँ पे टैग होना, टैग से वहाँ पे एंडोसोम में तब्दील होना, एंडोसोम्स में फिर वहाँ पे H+ का अंदर आके इंटरनल एनवायरनमेंट को एसिडिक करना, फिर वहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम का एक्टिवेट होना, फिर वहाँ से लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाना। तो फिर आगे चल के जो भी लिपिड प्रोटीन्स अंदर दाखिल होते हैं, दोनों जो मैंने आपको वो बताए, इंट्रासेल्युलर एक्स्ट्रासेल्युलर, उससे भी दाखिल होते हैं, उनको डाइजेस्ट किया जाता है।
लास्ट में बात आई फंक्शंस की, कैसे वर्क किया जाता है, ये लाइसोसोम वेसिकल्स कैसे वर्क करती हैं। पहला है प्रिवेंट इन्वेशंस, जो भी बैक्टीरियल सेल या वायरस या फिर कोई ट्रपन वर्म्स बॉडी में दाखिल होते हैं तो उनका इन्फेक्शन फैलने से पहले ही ये उनको मार देती है या फिर उनका इन्वेशन आगे फैलने नहीं देती। दूसरा है डाइजेशन ऑफ कैंसर सेल्स, कि कैंसर सेल्स कभी हाईजैक डीएनए कर लेता है वायरस या फिर कोई आगे ट्यूमर या कोई कैंसर सेल आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसको आगे फैलने से पहले ही रोक दिया जाता है। सेल डेथ और अपोप्टोसिस, सेल डेथ क्या होती है, जो सेल या मतलब एक सेल में कोई काम हो रहा है तो उसका काम पूरा हो गया जैसे, तो जैसे हमें जब तक किसी चीज़ की ज़रूरत होती है हम तब तक उसका यूज़ करते हैं, वरना बाद में हम उसे फेंक देते हैं या फिर ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे सेल के साथ होता है, सेल कोई एक पर्टिकुलर सेल होती है तो उसका जब काम खत्म हो जाता है, जैसे कि बहुत सारी है मैक्रोफेजेस, ले लीजिए एग्जांपल उसका, मैक्रोफेजेस जब वो सिर्फ इन्फेक्शन के टाइम पे फैगोसाइटोसिस करने जाती हैं उसके इन्फेक्शन साइट पे, तो वहाँ पे जाके वो उनको ख़त्म कर देती हैं जो भी इन्फेक्शन फैलने की कोशिश करता है मैक्रोफेजेस। फिर बाद में मैक्रोफेजेस खुद ख़त्म हो जाती हैं सेल डेथ और अपोप्टोसिस के थ्रू। तो वो भी लाइसोसोम और वेसिकल्स ही उनमें मदद करते हैं। तो ये सारे 3 फंक्शंस हैं। लास्ट में मैंने एक चीज़ नहीं बताई है, वो आप मुझे बताएँगे कि लाइसोसोम का एक हम कॉमन नेम भी कहते हैं, जो मैंने आपको नहीं बताया है, वो आप मुझे बताएँगे वीडियो के देखने के बाद कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड वॉचिंग माय वीडियोज़। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जैसी हालत चल रही है इस देश की, जैसा हुआ है, तो उसको देख के लगता है कि एजुकेशन इज द मोस्ट 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 फंडामेंटल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर नेशन एंड कंट्री। बाय।